हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं एक बेहोशी के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ। आपने सुना होगा कि पेशेंट को पूरी तरीके से बेहोश करके ऑपरेशन करा जाता है, यानी जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन करा जाता है। तो जनरल एनेस्थीसिया से जुड़ा क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे जुड़ा जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल एनेस्थीसिया होता क्या है? सबसे पहले एनेस्थीसिया वर्ड आपको पता होना चाहिए। एनेस्थीसिया क्या है? तो टेम्पररी रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, कुछ समय के लिए सेंसेशन लॉस हो जाना, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये रिवर्सिबल होता है। कुछ समय के लिए सेंसेशन लॉस हुआ, फिर से सेंसेशन आ गया। परमानेंट लॉस ऑफ सेंसेशन नहीं है, टेम्पररी है, रिवर्सिबल है, ठीक है। तो एनेस्थीसिया भी कई तरह के हैं। लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया, जिसमें स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है। पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स करे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जनरली आपको जो है लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया देखने को मिलेगा। तो जनरल एनेस्थीसिया में क्या करते हैं? तो जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को पूरी तरीके से बेहोश कर देते हैं। एक लाइन में आपने बोल दिया, लेकिन ये एक लाइन दूसरे को समझाने के लिए है। मेडिकल में अगर आप जाते हैं, इंटरव्यू में बैठते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताना होगा। तो इसमें क्या है? तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? प्री एनेस्थेटिक चेकअप करना होता है किसी भी एनेस्थीसिया के पहले। तो प्री एनेस्थेटिक चेकअप में आपको क्या करना होगा? मेडिकल हिस्ट्री लेना होगा पेशेंट को, फिजिकल कंडीशन चेक करना होगा, कुछ लैब टेस्ट उनके कराने होंगे। तो देखिए मेडिकल हिस्ट्री में क्या, तो उनको पहले से कोई बीपी की दिक्कत तो नहीं है, कुछ ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि बहुत समय से चली आ रही है और उसकी दवा उनको चल रही है। बीपी की हो या फिर डायबिटीज़ हो, या फिर पहले उनका ऑपरेशन हो रखा है या नहीं, पहले उनको इस तरह की एनेस्थीसिया दी गई है या नहीं, यानी इससे जुड़ी उनकी सारी डिटेल्स ली जाती हैं, ठीक है। उनका फिजिकल एग्जामिनेशन भी करा जाता है। उनका जो है बॉडी का, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सब कुछ उनका चेक कराया जाता है, ठीक है। और उनका जो है रिपोर्ट्स भी चेक करे जाते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जिसमें किसी भी सर्जरी के पहले ब्लड टेस्ट कराने होते हैं, जिसमें वायरल मार्कर, LFT वगैरह, KFT, और फिर आपका जो CBC और भी टेस्ट होते हैं, वो सारे लगभग कराने होते हैं, ठीक है। वायरल मार्कर तो सबसे ज़रूरी है, और CBC कराना, एक्सरे, CT, MRI, वो तो उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सारे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराए जाते हैं। तो मेनली उनका एग्जामिनेशन कर लेना है, उनके रिपोर्ट्स देख लेने हैं, ठीक है। अब क्या है कि उनसे आपको कंसेंट लेना है एनेस्थीसिया का। सर्जरी का तो अलग कंसेंट लिया जाता है। कंसेंट का मतलब उनकी सहमति ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन में या फिर बेहोशी में कुछ भी दिक्कत होती है तो वो उनकी जानकारी में होनी चाहिए, वही उनकी सहमति ली जाती है। तो कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। पहले प्री एनेस्थेटिक चेकअप कर लिए, फिर उनकी सहमति ले लिए। अगर कुछ रिस्क है तो हाई रिस्क कंसेंट भी लेते हैं पेशेंट से, फिर उनको प्रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। मेंटली फिजिकली उनको प्रिपेयर कर दिए, ठीक है। और अब आपका जो है OT में प्रिपरेशन प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। एयरवे इक्विपमेंट, मेडिकेशन हो गए, डिवाइसेज, मशीन्स वगैरह चेक होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने कर ली। GA में कर रहे हैं तो एनेस्थीसिया मशीन चेक होना चाहिए, ट्यूब्स वगैरह, सक्शन वगैरह सब प्रिपेयर होनी चाहिए। जो भी मेडिकेशन इंड्यूस करने के लिए चाहिए, मेडाफेंटा, प्रोपोफॉल, वैक्यूरोनियम, जो भी वैक्यूरोनियम देखिए सब में यूज़ नहीं होता, लेकिन मोस्ट कॉमनली सक्सिनाइल कोलिन वैक्यूरोनियम यूज होता है। और भी ड्रग्स हैं, रॉक्यूरोनियम है, एट्राक्यूरियम है, ये सारी भी दवाइयाँ हैं। प्रोपोफॉल के जगह कीटामिन कहीं यूज करते हैं, इटोमीडेट कहीं यूज करते हैं। तो इटोमीडेट सब में यूज़ नहीं करते हैं, वो भी पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो कीटामिन हो गया, प्रोपोफॉल हो गया, ये सारी चीज़ें भी यूज करते हैं, थायोपेंटेन वगैरह। तो मेनली जो मोस्ट कॉमन ड्रग्स हैं जो मैंने अपने सामने देखे हैं, वो है प्रोपोफॉल, वैक्यूरोनियम, मेडाफेंटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी है। अब आते हैं OT में पेशेंट के पास, ठीक है। दोनों हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी हैं, असिस्टेंट भी हैं,
और यहाँ पे पेशेंट भी ऑन टेबल। अब क्या करेंगे, सारी चीज़ें आपकी प्रिपेयर हैं। सबसे पहला स्टेप है, मशीन को चालू वगैरह कर लिए, नाइट्रस ऑक्सीजन सब कुछ चालू करवा लेना होता है। एनेस्थेटिक एजेंट चेक कर लीजिए कि वेपोराइजर्स हैं या नहीं प्रॉपर्ली। तो सारी चीज़ें चेक होने के बाद अब सबसे पहला स्टेप होता है प्री ऑक्सीजनेशन। प्री ऑक्सीजनेशन यानी ऑक्सीजन देना होता है पेशेंट को, 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है पेशेंट को, ताकि उनके बॉडी का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो मेंटेन रहे, उनके लंग्स में ऑक्सीजन की कमी ना हो और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ ना जाए। तो CO2 के लेवल को कम करना है, ऑक्सीजन से भर देना है। ठीक है, मेरी आसान भाषा में समझे तो हाइपोक्सिया से पेशेंट को बचाना है, इसीलिए 100% ऑक्सीजन से पहले प्री ऑक्सीजनेट कर देते हैं पेशेंट को। ठीक है, अब ऑक्सीजन से पेशेंट को मान के चलिए भर दिए। ठीक है, आसान भाषा में समझे तो 3 से 5 मिनट प्री ऑक्सीजनेशन करना होता है, पहला स्टेप समझ लिए। दूसरा है कि अब उसी टाइम आपको एनेस्थेटिक इंडक्शन भी देना है, प्रोपोफॉल दे दिए। ठीक है, उसके बाद जो है मेडाफेंटा देना होता है। मेडाफेंटा सबसे पहले भी दे सकते हैं, प्रोपोफॉल के बाद भी दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रोपोफॉल देना है, मेडाफेंटा देना है, वो पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग देते हैं। तो मेनली प्रोपोफॉल का डोज देखें तो 2 mg/kg हो गया और फेंटा का डोज जो है 2 mcg/kg। तो पेशेंट के वज़न के अनुसार उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है, अब आपका क्या है, मसल रिलैक्सेशन, तो एस्कोलिन देना होता है। अगर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट अगर कहते हैं तभी एस्कोलिन देना है, प्रॉपर सभी में एस्कोलिन नहीं दिया जाता है। एस्कोलिन का डोज है 0.5 mg से लेके 1.5 mg/kg। ठीक है, अब आपका वैक्यूरोनियम भी दे सकते हैं, तो वैक्यूरोनियम कितना है, 0.1 mg/kg। कितना, तो 0.1 mg/kg के हिसाब से वैक्यूरोनियम पेशेंट को देना होगा। ठीक है, मसल रिलैक्सेशन दे दिए। नेक्स्ट है कि अब आपके पास लेरिंगोस्कोप प्रिपेयर होना चाहिए, चाहे आपके पास वीडियो लेरिंगोस्कोप हो या फिर नॉर्मल लेरिंगोस्कोप है विद ब्लेड, वो भी पेशेंट की वेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होता है। तो यहाँ पे अब ET ट्यूब आपको प्रिपेयर रखना है, फिक्सेशन अच्छे से रखना है प्रिपेयर। तो अब क्या करना है कि लेरिंगोस्कोपी करके अच्छे से देख लेना है ट्रैकिया को। देखने के बाद ET ट्यूब या आर्मर ट्यूब या लेरिंगियल मास्क, एयरवे या फिर आईजेल, जो भी आपको सही लगे वो आप डालिए पेशेंट को। ठीक है, इंट्यूबेट कर दिया, फिक्स कर दिया। अब क्या है कि अब उसको सब कर दिया। ठीक है, सीवो या आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन, जो भी आप यूज करना चाहें, एनेस्थेटिक एजेंट चला दीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड चला दीजिए, ऑक्सीजन चला दीजिए। आपका फ्रेश गैस फ्लो अब जा रहा है। ठीक है, पेशेंट जो है इंट्यूबेट हो गया, अब वेंटिलेट हो रहा है आराम से। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको जो है पेशेंट को बेहोशी तो दे दिए, अब ऑपरेशन स्टार्ट होगा इधर। तो अब पूरे ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन शुरू होने से लेकर ख़त्म होने तक पेशेंट की बेहोशी को मेंटेन भी तो करना है। तो मेंटेनेंस के लिए क्या करना होता है, तो एनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए इन्हेलेशनल एजेंट्स दिए जाते हैं, जिसमें सिवोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो एक टाइम में एक ही इन्हेलेशनल एजेंट देना होता है। सिवो दे रहे हैं तो सिवो ही चलाना है प्रॉपर, और इंट्रावेनस एजेंट में आप प्रोपोफॉल दे सकते हैं। ठीक है, मेंटेन करने के लिए। वेंटिलेशन में कंट्रोल वेंटिलेशन विद मैकेनिकल वेंटिलेटर, यानी वही चीज़ें हैं कि वेंटिलेशन प्रोवाइड हो रहा है, पेशेंट को चेक करते रहना है। अब उनका वाइटल साइन भी मॉनिटर करना है, ECG रीड करते रहना है, वाइटल साइन में ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सब चेक करते रहना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते रहना है। वो तो मॉनिटर पर शो होगा, आपको देखते रहना है बीच बीच में। और उनका जो है EtCO2 का लेवल चेक करते रहना है, पीप वगैरह, MV, मतलब सब कुछ मॉनिटर पर रहता है, आपको देखते रहना है, एनालाइज करते रहना है। फ्लूइड मैनेज करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप एक्सेसिव फ्लूइड दे दिए या फिर बहुत कम फ्लूइड दे दिए तो हाइपोवैलेमिया या फिर हाइपरवैलेमिया हो सकता है। तो सब कुछ बैलेंस करना है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या है
कि हमने सब कुछ मैनेज कर लिया, ऑपरेशन हो गया, तो अब पेशेंट को रिवर्स भी तो करना है। बेहोशी दिए हैं, मसल रिलैक्सेंट दिए हैं, तो उसकी इफ़ेक्ट को अब बाहर भी तो हटाना है, ठीक है, कम करना है, पेशेंट को होश में लाना है। तो एनेस्थेटिक रिवर्सल के लिए एनेस्थेटिक एजेंट दिए जाते हैं। मसल रिलैक्सेशन के इफ़ेक्ट को रिवर्स करने के लिए क्या देंगे, तो नियोस्टिग्मिन देंगे, साथ में ग्लाइकोपाइरुलेट भी देते हैं, ठीक है। एक्सट्यूबेशन कर देना है, जैसे आपने ईटी ट्यूब डाला या आर्मर ट्यूब डाला या एलएमए लैरिंजियल मास्क एयरवे डाला या फिर आईजिल डाला, जो भी, अब उसको क्या है जैसे डाला था वैसे निकालना भी है, क्योंकि पेशेंट स्टेबल है, ऑपरेशन सही से हो गया, पेशेंट स्टेबल है, तो उन्हें वेंटिलेटर पर रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सट्यूबेशन करके पेशेंट को नॉर्मली रखना है। अब क्या है कि पीएसयू में ऑपरेशन के बाद पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में पेशेंट को कुछ समय के लिए रखते हैं, ताकि जो भी इतनी दवाइयों का इफ़ेक्ट है, इतने एजेंट का इफ़ेक्ट है, वो नॉर्मल हो सके, पेशेंट अच्छे से अपने से सांस ले सके, उनका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो सके बॉडी का, जो भी दवाइयाँ थी वो एलिमिनेट हो सके बॉडी से, पेशेंट पूरी तरीके से रिकवर हो जाए, तब उनको पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ऑपरेशन के जस्ट बाद वो पीएसयू में जाएगा, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में। तो यहाँ तक चीज़ें आप समझ गए। पोस्ट एनेस्थीसिया केयर में उनका वाइटल साइन पूरा प्रॉपरली मॉनिटर करना होता है, जो उनको दर्द हो रहा है उसको मैनेज करना है, एनाल्जेसिक दे के फ्लूइड मैनेज करना है। अब आपको जो है पेशेंट स्टेबल हो गया तो उसके बाद डिस्चार्ज कर देना है पेशेंट को, वो अब अपना पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो छोटा सा वीडियो था, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। छोटी छोटी चीज़ें इसमें मैंने डिस्कशन करने का ट्राई करा है, और ये बेसिक चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप कहीं भी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, कहीं भी एग्ज़ाम में आप बेसिक चीज़ें तो बता ही सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।